हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई गुरुजी में। और आज समांतर श्रेणी कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत ही समांतर श्रेणी का इनवा पद और दो राशियों का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, दो राशियों के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं और समांतर श्रेणी के इन पदों का योग कैसे करते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को हम उनके थ्योरी और साथ साथ उदाहरणों के साथ बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, संपूर्ण अध्याय हमने एक ही वीडियो में लिया है और जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, अगर ये वीडियो आप पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो आपको बाहर कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स ला पाएंगे। तो अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और वीडियो को देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का बटन है उसमें ऑल प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं और नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। श्रेणी या प्रोग्रेशन क्या है? तो ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो श्रेणी कहलाती है। जैसे हमने उदाहरण लिया है ए में ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11, ऋण 13। इनमें हम देखेंगे तो ऋण 2 बढ़ता गया है। ऋण 5, ऋण 2 तो ऋण 7 होता है। ऋण 7 में ऋण 2 करें तो ऋण 9, फिर अगला ऋण 2 जोड़े तो ऋण 11, ऐसे ऋण 2 जोड़े तो ऋण 13। तो इस प्रकार से एक निश्चित संबंध है कि पिछली वाली संख्या से जो अगली वाली संख्या है ऋण 2 जुड़ती जा रही है। बी वाले उदाहरण में देखें तो 4 में 5 जोड़ते हैं तो 9, 9 5 14 और 14 और 5 19। अगली श्रृंखला में आएगा 24। तो इस तरह की जो श्रृंखला है उसको हम बोलते हैं श्रेणी। समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी बोला जाता है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब किसी श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी एपी कहलाती है। जैसे 8 ये पहला पद हो गया, 13 दूसरा पद, 18 तीसरा पद और 23 चौथा पद। तो इसमें प्रत्येक पद में ध्यान से देखें तो 8 में 5 जोड़ करके बना है 13, 13 में 5 जोड़े 18, 18 में 5 जोड़ा गया तो 23। तो इस तरह से एक निश्चित संख्या को ही प्रत्येक पद में जोड़ते जाएं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है और वह श्रेणी होती है समांतर श्रेणी। तो जो जोड़े जाने वाली संख्या है वो जो है कहलाती है सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करें? तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा कर निकाला जा सकता है या तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को, यह हमेशा बराबर होती है। तो सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं और इसको संकेत डी से व्यक्त करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए किसी श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। यहाँ A2 दूसरे पद को व्यक्त कर रहा है और A1 पहले पद को व्यक्त कर रहा है। तो जब भी हमें सार्व अंतर ज्ञात करना होगा तो दूसरे में से पहले वाले पद को या अधिक वाले पद में से उससे पहले वाले पद को घटा करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्व अंतर ज्ञात करना, तो किसी समांतर श्रेणी में सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई भी पद है उसके अगले वाले पद में से उससे पहले वाले पद को घटा करके सार्व अंतर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रश्न दिया है, दी हुई श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो इसके लिए प्रथम पद कहलाएगा 9, तो प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 9 और सार्व अंतर निकालने इसके लिए हम किसी अगले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे। जैसे हम चाहें तो 12 ऋण 9 ऐसा भी कर सकते हैं, या 15 ऋण 12 या 18 ऋण 15। इसमें से कोई भी हम प्रक्रिया अपना सकते हैं और सभी स्थितियों में हमारा सार्व अंतर क्या आता है? 3 प्राप्त होता है। किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों को ज्ञात करना, तो यदि कोई समांतर श्रेणी दे दी गई है और उसमें आगे के कुछ पद यदि लुप्त हैं, जैसे 5, 8, 11 और अन्य पद लुप्त हैं, तो इसको हम कैसे ज्ञात करें? तो इसके ज्ञात करने के लिए हमें सार्वंतर मालूम होना आवश्यक है। जैसे इसमें सार्वंतर है
8 में से 5 घटा देते हैं तो प्राप्त होता है 3, अर्थात अगला पद जो है उसमें 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। तो इस तरह से हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है जो कि समांतर श्रेणी है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में 0 के बाद में 9 जोड़ा गया, 9 में 9 जोड़े 18, 18 में 9 जोड़े 27, और फिर अगला हो जाएगा 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36, फिर हो जाएगा 45, और फिर अगला क्रम होगा 54। तो इस तरह से यदि हमें सार्वंतर प्राप्त हो तो हम कोई भी दिए गए समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं, आगे की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो उसको ज्ञात करने के लिए मान लो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तब प्रथम पद a होता है और द्वितीय पद, तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो प्रत्येक पद है उसमें एक निश्चित संख्या जुड़ती जाती है जिसको बोला जाता है सार्वंतर। तो यदि प्रथम पद a है तो द्वितीय पद होगा a में d जुड़ जाएगा, तो a प्लस d ये द्वितीय पद कहलाएगा, जहां d क्या है, एक निश्चित संख्या है जो पहले पद में जोड़ दी गई। अब उसके अगले पद में हम क्या करते हैं, तृतीय पद में यह सार्वंतर और जुड़ता जाएगा, तो a प्लस d द्वितीय पद था उसमें और d जुड़ेगा, तो a प्लस 2d ये समांतर श्रेणी का तृतीय पद में आएगा। ऐसे ही चतुर्थ पद निकालें तो a प्लस 2d पहले से था उसमें d जोड़ेंगे तो 3d, ये इसका चतुर्थ पद होगा। और इस प्रक्रिया को हम आगे यदि जारी रखें तो देख सकते हैं पहला पद में a प्राप्त होता है, दूसरे पद में एक बार d आता है, फिर तीसरे पद में 2d आता है, चौथे पद में 3d प्राप्त होता है। मतलब जितने नंबर का पद होता है उससे एक कम d यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से यदि हम उसके nवां पद देखें, मान लें कि समांतर श्रेणी का nवां पद देखें तो उसमें हमको प्राप्त होगा समांतर श्रेणी का nवां पद, मान लिया उसको tn से व्यक्त करते हैं, तो a प्लस ये nवां पद है तो उससे एक कम n-1 और d की जो संख्या होगी n-1 के गुणांक के बराबर होगी। जैसे इसमें चौथा पद में a प्लस 3d था, 4 है तो यहाँ पर 3 था, तो इसी n है तो यहाँ पर n-1d होगा। ये जो है समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र हो जाता है, ये बहुत ही उपयोगी होता है। nवां पद पर आधारित एक उदाहरण मैंने लिया है। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर होता है a प्लस n-1 d होता है, और उसी पर आधारित एक उदाहरण है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10 है, सार्वंतर d बराबर 3 है, तो श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो यहाँ पर a बराबर हमको पहले से दिया गया है 10 और सार्वंतर d बराबर है 3। तो श्रेणी के प्रथम 3 पद, तो हम जानते हैं प्रथम पद हम t1 से व्यक्त करें तो t1 इक्वल टू होता है a, पहला पद a ही है तो वो हो जाता है 10। दूसरा पद t2 कैसे निकालते हैं, तो a प्लस d, अर्थात a का मान है 10 और d का मान है 3, उसमें जोड़ते हैं 3, तो ये प्राप्त होगा 7। इसी प्रकार से तीसरा पद होगा t3 इक्वल a प्लस 2d, तो 10 धन 2 गुणा 3 या 10 6, तो कितना मिलेगा, 10 में से 6 गया तो 4। इस प्रकार समांतर श्रेणी के पद 10, 7 और 4 हैं। समांतर श्रेणी की पहचान करना, कोई दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हम सार्वंतर का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए एक श्रेणी दी गई है 1, ऋण 1, ऋण 3, ऋण 5, तो क्या यह दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है? तो इसके लिए हम क्या करें, हम इसके सार्वंतर ज्ञात करते हैं। तो सार्वंतर d कैसे ज्ञात करें, a2 माइनस a1, अर्थात श्रेणी के द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाए। इसी प्रकार से a3 माइनस a2, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा दिया जाए, या a4 माइनस a3, या इसी क्रम में हम आगे अगले पद में से उससे पूर्व पद को हम घटाएं तो हमको समांतर श्रेणी की पहचान हो जाएगी यदि ये सभी मान एक बराबर प्राप्त हों। जैसे a2 माइनस a1, अर्थात ऋण 1 में क्या करें, पहले पद को घटा देते हैं, तो ऋण 1 ऋण 1 तो हो जाएगा ऋण 2,
इसी प्रकार से ऋण 3, अगला तीसरा पद है ऋण 3, तीसरे पद में से दूसरा पद है तो ऋण 3 ऋण और दूसरा पद है ऋण 1। तो ऋण 3 में ऋण 1 घटाएं तो मिलता है ऋण 3 और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण और ऋण धन 1। तो ऋण 3 धन 1 तो इसका मान होता है ऋण 2, तो यहाँ भी ऋण 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से चौथे पद है ऋण 5 में से उससे पहले पद ऋण 3 को घटाएं तो हमको मिलता है ऋण 5 धन 3 बराबर ऋण 2। तो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में हमको सारांतर एक समान यदि प्राप्त हो तो हम समझ सकते हैं कि वह क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अगर समान ना आए तो समांतर श्रेणी नहीं है, ये इसकी पहचान है। समांतर श्रेणी में कोई भी पद ज्ञात करना, जैसे हमें समांतर श्रेणी दी गई हो उसमें 20वां पद क्या है, 30वां, 50वां, 100वां पद ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मान लीजिए इस प्रकार की कोई श्रेणी दी गई है तो उसमें 50वें पद तक जाने में बहुत समय लगेगा, तो हम सीधे सूत्र के माध्यम से उस पद को ज्ञात करेंगे। तो जैसे समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 इस प्रकार से यदि चल रहा हो श्रेणी तो उसमें 10वें पद में क्या आएगा उसको ज्ञात करना है। तो मान लो समांतर श्रेणी का इसी स्थिति में प्रथम पद ए है और उसका सारवंतर डी है, तो डी यहाँ पर प्राप्त होगा हमको 7 - 4, अर्थात द्वितीय पद में से पहले पद को घटा लीजिए, कोई भी पद है अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे, सारवंतर डी हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर सारवंतर है 3 और प्रथम पद यहाँ से देख के निकाल सकते हैं वो है 4, तो ये बराबर लिख लेंगे 4। अब हमें ए और डी प्राप्त होने पर हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमारा सूत्र है 10वें पद है तो हम T10 लिख लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि AP में T10, इसका अर्थ ये हो गया कि समांतर श्रेणी में जो 10वां पद होगा वो होगा सूत्र के हिसाब से A + 10 - 1 D, अर्थात A + 10 में से 1 कम करेंगे तो 9D। मान रखें A का मान है 4 और 9 और ये D का मान है 3, तो 9 × 3 तो 4 धन 9 तिया 27 और 27 और 4 होता है 31। यदि इस प्रकार से समांतर श्रेणी चल रही हो तो 31वें जो पद है 10वें पद है उसमें संख्या प्राप्त होगा, हमको 31 प्राप्त होगा। अब हम समांतर श्रेणी की संख्या की पहचान करेंगे कि मान लिया कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो इस समांतर श्रेणी का सदस्य है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 ऐसी समांतर श्रेणी चल रहा है, इसका कोई पद क्या 301 है? अगर है या नहीं तो उसका हमको कारण बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं ए या प्रथम पद है समांतर श्रेणी का 5 और डी बराबर लिख लेते हैं, कितना होगा तो 11 ऋण 5 तो प्राप्त होता है 6। तो ये तो हो गया हमारा प्रथम पद और सारवंतर। मान लो जाए ये कोई nवां पद में इस प्रकार से आता है, मान लो श्रेणी का nवां पद अर्थात Tn, वो उसमें क्या प्राप्त होता है हमको 301 प्राप्त होता है। अगर श्रेणी का nवां पद 301 है तो हम nवां पद का सूत्र जानते हैं A + n - 1 D। Tn के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं = 301 लिख सकते हैं। A का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है 5 और n अभी अज्ञात है जिसको पता लगाना है, और D का मान यहाँ पर है 6, उसको रख दिए = 301। थोड़ा सा प्रसार कर लेते हैं तो 5 धन 6 का गुणा करेंगे तो 6n ब्रैकेट हटाने पर -6 = 301 इस प्रकार से, या 6n - 1 = 301। अब यहाँ पर 5 में से 6 कम किया तो यह प्राप्त हुआ ऋण 1, ध्यान रखेंगे। अब ये इसको पक्षांतरित कर देते हैं तो 6n = 301 + 1 तो कितना हो जाएगा 302 पक्षांतरित करने पर। अब 6n = 302 तो n बराबर 302/6। तो ये 6 से तो भाग नहीं जाएगा, परंतु देखते हैं 2 से भाग जा सकता है। 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2,
तो n बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ 151/3। तो यहाँ हम देखते हैं n जो है पूर्णांक नहीं है या पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका यह अर्थ मिलता है, इसको होना चाहिए था धनात्मक पूर्णांक, लेकिन चूंकि पूर्णांक नहीं है तो कौन सा पद है इसका यहाँ पर निर्धारण नहीं हो रहा है। मतलब ये जो 301 है, 301 इस AP अर्थात इस समांतर श्रेणी का सदस्य नहीं है, या फिर इस समांतर श्रेणी का वो संख्या नहीं है। समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न और उनके हल। तो उस पर आधारित एक प्रश्न मैंने लिया है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, पदों की संख्या 50 है, जिसका तीसरा जो पद है वो 12 है और अंतिम पद 106 है। अर्थात अंतिम पद अर्थात 50 पद है, मतलब 50वां पद 106 है, ये कह दिया गया है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और डी का मान हमको मालूम होना आवश्यक है। तो मान लो श्रेणी का प्रथम पद है ए और सार्वंतर डी है। तो चूंकि इसमें तीसरा पद अर्थात T3 तीसरा पद वो है होता है a + 2d, वो किसके बराबर है, वो 12 के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं 12, ये समीकरण 1 ले लेते हैं। और अंतिम पद श्रेणी का अंतिम पद है, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, वो कितना है 106। अंतिम पद का अर्थ है T50 या 50वां पद, उसको 50वां पद a + 49d, जब 50वां पद कहेंगे तो यहाँ पर 39d आएगा, तीसरा पद में 2d आया, उसी प्रकार से 39d वो हो जाता है 106 के बराबर। ये हो जाता है समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमको 2 समीकरण मिलेंगे। इनको हल करने पर a और d के मान मिलेंगे और a और d के मान मिलने पर हम फिर 29वां पद का निर्धारण कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करने पर या घटाने पर भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, घटाएंगे तो पहले इस प्रकार से लिख लेता हूं, a + 49d = 106 और समीकरण 1 है a + 2d = 12। अब इसको घटाएं, तो घटाने के लिए हम इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं। जो धन चिन्ह है ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगी, ये ऋण घटाने पर ये तो कट जाएंगे। अब 49 में से 2 कम करेंगे तो हो जाता है 47 या 47d बराबर 106 में से 12 कम करते हैं तो हो जाता है 94। तो d बराबर 94/47। तो 47 से कम और ये 2 बार d का मान प्राप्त होता है हमको 2, d = 2। अब d का मान यहाँ 2 मिल गया है। तो इससे पहले हमने जो समीकरण देखा था, ये वाला समीकरण में इसमें रख देते हैं, जिसको हमने समीकरण 1 माना था, उसमें इसको मान रखें d का, तो हमको a का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो a + 2d के स्थान पर हम रख देते हैं 2d था, तो 2 × 2 = 12 या a = a + 2 × 2 = 4 बराबर 12। तो a बराबर हो जाता है 12 ऋण 4 और 12 ऋण 4 का मान प्राप्त मतलब होता है 8। अब हमें निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद T29 इक्वल होगा a + 28d या a का मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है 8 धन, अब यहाँ पर 28 और d का मान प्राप्त हुआ है 28 × 2, 28 दूनी होता है 56, यहाँ लिख देते हैं 56, 8 + 56। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 64। तो इस प्रकार से श्रेणी के जो 29वें पद है उसका मान प्राप्त हुआ 64। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? 5 से विभाज्य होने वाली द्विअंकी संख्याएं हैं 10 से लेकर 95 तक, और यहाँ पर देख सकते हैं द्विअंकी संख्या मैंने लिख दिया है 10, 15, 20 से लेकर 95 तक के जो अंक हैं
यह एक समांतर श्रेणी है और इसमें देख सकते हैं 10 से 15, 5 फिर बढ़ा, फिर 5 20, फिर इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी है और इसमें ए यदि प्रथम पद माने तो ए का मान हमको मिलता है 10, ये 10 हो गया। और जो सार्वंतर है वो 15 ऋण 10, तो ये आ जाता है 5। अब मान ली जाए कि समांतर श्रेणी में जो 5 विभाज्य होने वाले द्विअंक की जो संख्या है उसकी संख्या n पदों में है और समांतर श्रेणी में n पद है मान के चलें, तो यहाँ nवां पद, इस श्रेणी का nवां पद हो जाएगा 95। अब चूंकि nवां पद है तो nवां पद का सूत्र लगा देते हैं, a प्लस n-1 d बराबर 95। अब a और n के मान यहाँ से रखते हैं तो a बराबर 10, n ऋण 1 d का मान है 5 बराबर 95। सरलीकरण करने पर तो हो जाएगा, देख सकते हैं 10 धन 5n ऋण 5 बराबर 95। अब यहाँ पर 10 को में से 5 घटाएंगे और लिखेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5n धन 5 बराबर 95। फिर 5 को पक्षांतरित कर देते हैं तो 95 ऋण 5 और ये कितना हो जाएगा 5n बराबर 90। तो n बराबर 90/5, तो 18 बार में ये पूर्ण भाग चला जाता है। तो n बराबर हो जाएगा 18। पदों की संख्या 18 है। व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। ज्योति ने 1997 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? तो देखते हैं 1997 से नौकरी शुरू किया और 5,000 बेसिक से शुरू किया है, तो हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है। 98, 99 और 2000 इस प्रकार से लिख दिए हैं और उनमें देख सकते हैं 200 रुपये हमने बढ़ा करके लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी जैसा है जिसमें हर वर्ष 200 रुपये बढ़ रहा है, या सार्वंतर जो है 200 रुपये का है और अंत में अंतिम पद 7,000 है। तो प्रथम पद 5,000 हो गया और यदि इन दोनों का गैप देखा जाए 5,200 और 5,000 का, तो ये मिलता है हमको 200 रुपये का सार्वंतर प्राप्त होता है और अंतिम पद है यहाँ पर 7,000। तो मान जाए अंतिम पद क्या है, वो कितने वर्ष में हो रहा है, उसको पता लगाने के लिए कार्य में लिया जाएगा। तो मान लो कि n वर्ष में जो वेतन है 7,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम tn, क्योंकि यहाँ पर nवां पद जो है वहाँ पर रखना है हमको, या tn nवां पद यहाँ पर है 7,000, a का मान है 5,000 और n जिसको ज्ञात करना है कितने दिनों में होना है, यहाँ 7,000 5,000 इस प्रकार से मैंने लिखा है उसके मान को और d के स्थान पर 200 रख दिया। फिर 5,000 पक्षांतरित किया तो 7,000 ऋण 5,000 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे तो 200 n ऋण 200, फिर 7,000 में से 5,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा बराबर, यहाँ 200 n ऋण 200 है तो 200 n ऋण 200 लिख देते हैं। फिर 200 को पक्षांतरित करना होगा तो 2,000 धन 200 बराबर 200 n, तो n इसको जोड़ लेते हैं तो 2,200 हो जाएगा बराबर 200 n, या n बराबर 2,200 या 2,200 को 200 से भाग दे देते हैं। 2,200 बटा 200, 0 0 काट दिया, 2 एकम 2 11 22, n बराबर 11 वर्ष, अर्थात 11 वर्ष में वेतनमान 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हो जाता है 2007 वर्ष। तो सन 2007 में 11 वर्ष पूरा होता है और वहीं पर उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से वेतन 7,000 रुपये होगा।
अब देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है। अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो यदि 3 राशियाँ दी गई हैं ए, कैपिटल ए और बी, यदि समांतर श्रेणी इस प्रकार से हैं, जैसे अंक होते हैं वैसे ही इसमें हमने ए बी करके लिए हैं। तो बीच की जो राशि है ए और बी दोनों राशियों का समांतर माध्य होती है। तो समांतर माध्य का मान कैसे निकालेंगे? तो यदि 3 संख्याओं की श्रेणी है ए, कैपिटल ए और बी समांतर श्रेणी में है, तो हम एक सिद्ध करेंगे कि ए जो है मतलब समांतर माध्य जो है अन्य 2 संख्याओं के योग का आधा होता है। प्रथम और तीसरा जो पद है उसके योग का आधा है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें मान दिया गया है कि चूँकि ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी समांतर श्रेणी में हैं, तो उनका सार्वंतर अर्थात कैपिटल ए माइनस ए, द्वितीय पद में से पहले पद को घटाएंगे और तीसरे पद में से दूसरे पद को। तो ए कैपिटल ए माइनस ए बराबर स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। इस प्रकार से तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाया तो ए माइनस पक्षांतर करने पर ए प्लस ए, और यहाँ दूसरी तरफ ए प्लस बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 2a इक्वल ए प्लस बी, या a इक्वल टू यहाँ 2 को दूसरे साइड में लिख देते हैं a प्लस बी अपॉन 2। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि समांतर माध्य जो है उन समांतर श्रेणी के अन्य 2 अंक जो थे शुरू और अंत वाले, उनके योग का आधा होता है। तो 3 संख्याओं की समांतर श्रेणी वाली हो गई। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है, यहाँ पर 2 अंक है, इसके बीच का समांतर माध्य निकालना है। तो a बराबर हम लिख सकते हैं a + b बटा 2। तो उन दोनों को जोड़ के उसको बटा 2 कर देंगे तो हमें समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो मान रखते हैं इसमें a बराबर, या a m लिख सकते हैं, अरिथमेटिक मीन बराबर √2 + 1 प्लस √2 - 1 अपॉन 2 इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे देखिए +1 और -1 है तो कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल हम लिखेंगे 2 √2 2 जुड़ जाएगा, 2√2 हो जाएगा अपॉन 2 कैंसिल, तो √2 ये हो जाएगा इसका अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य है। अब आते हैं 2 राशियों के बीच समांतर श्रेणी का निर्माण करना। 2 राशि दिया है, उनके बीच कुछ और अंक जोड़ करके हम समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे देखते हैं। कि 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए, प्रश्न दिया है 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर हम 3 पद क्या क्या ले सकते हैं अपने इच्छानुसार देख सकते हैं। हमने लिखा है एक बार प्रश्न, 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि 2 संख्या दी है तो उसके बीच में पद डाल करके समांतर श्रेणी बनाई जा सकती है। तो मान लो 11 और ऋण 5 के बीच 3 पद हैं, a1 a2 a3 हैं, तब 3 पद इसमें डाल दिया गया बीच में, तब क्या होगा कि इससे एक समांतर श्रेणी मान जब बनती है 11 पहला पद जो पहला संख्या है a1 a2 a3 और ऋण 5 होगी। इस प्रकार से कुल 5 पद हो जाएंगे, और यहाँ a इक्वल टू है 11 मतलब प्रथम पद, यहाँ द्वितीय पद के रूप में है a1, तृतीय पद a2, चतुर्थ पद a3 और 5वां पद ऋण 5 होगा। तो 5वां पद, तो यहाँ पर t5 इक्वल टू -5। तो t5 का सूत्र हो जाएगा a + n - 1 d इक्वल -5। तो यहाँ पर n का मान चूँकि 5 है और प्रथम पद 11 है तो हम मान को रखते हैं। तो मान रखने पर क्या होगा कि a बराबर 11 रख देते हैं। तो 11 धन 5 ऋण 1 और d अभी अज्ञात है तो d को ऐसे ही रखेंगे, d इक्वल -5। तो 11 धन 5 में से कम करेंगे 4d बराबर ऋण 5। तो 4d बराबर ऋण 5 ऋण 11, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 4d बराबर 5 और ऋण 11 करके ऋण 16 बटा, और इस तरफ से 4 तो बटा में 4 हो गया, तो 4 एकम 4 चौक 16 ऋण 4, तो d इक्वल टू ऋण 4 मिल गया। अब श्रेणी क्या हो जाएगी, चूँकि d का मान यहाँ पर ऋण 4 है, मतलब प्रथम पद 11 में अगला ऋण 4 फिर जोड़ देते हैं। तो 11 ऋण 4 मतलब हो जाएगा 7, फिर 7 ऋण 4 मतलब 3, और 3 ऋण 4 मतलब ऋण 1, फिर ऋण 1 ऋण 4 मतलब ऋण 5। तो इस तरह से
श्रेणी हमको प्राप्त हो गई। हम इसको दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते थे, जैसे A1 इक्वल टू A प्लस डी द्वितीय पद है, इस कारण से तो 11 धन ऋण 4 बराबर यहाँ पर 11 ऋण 4 तो हो जाता 7। इसी प्रकार से A2 करके तो A प्लस माने A2 जो है श्रेणी का तृतीय पद था, समझिए, तो तृतीय पद था इसलिए A प्लस 2D होगा इसमें, A प्लस 2D इक्वल 11 धन ये 4 दूनी ऋण 8 है ना, तो 11 ऋण 8 तो हो जाएगा 11 में 60 गया तो 3। ऐसे ही A3 हम निकाल सकते थे A प्लस 3D, क्योंकि ये जो है श्रेणी का यहाँ पर चौथा पद का काम कर रहा है, 1 2 3 4 चौथे पद में है, तो A3 वहाँ पर लिखा है भले ही हमने, तो A प्लस 3D इक्वल 3 इंटू यहाँ पर 11 प्लस 3 इंटू -4 तो 11 ऋण 12 बनेगा वो, और इसका मान आएगा ऋण 1। तो इस तरह से वो जो 3 अज्ञात पद थे वो हमको ज्ञात हो गया, A1 A2 और A3। तो इस तरह से श्रेणी मिला 11 7 3 ऋण 1 और ऋण 5, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का योग कैसे किया जाता है, तो किसी श्रेणी का प्रथम पद A हो, सार्वंतर D हो और उसमें पदों की संख्या n हो। ये पदों की संख्या कितनी हो सकती है, लेकिन सिर्फ n पदों तक का ही हमको योग निकालना हो तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पदों की संख्या n हो तो हम क्या सूत्र लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग सूत्र होता है SN, मतलब सम ऑफ n नंबर्स जो पद हैं n टर्म का, तो n बटा 2 लिखा है, मैंने जितने पद को योग करना रहेगा बटा 2, और 2a जो है प्रथम पद है, धन n पदों की संख्या ऋण 1 ब्रैकेट में फिर इंटू d है, और फिर इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर। ये एक सूत्र है जिसका हम प्रयोग समांतर श्रेणी के योग के लिए करते हैं। अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद मालूम हो तो भी योग आसान हो जाता है, और मान लिया अंतिम पद nवां पद हो तो nवां पद बराबर l होगा, और ऐसी स्थिति में श्रेणी का योग होगा SN बराबर n बटा 2 A प्लस l। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम देखते हैं, तो जो पहला वाला सूत्र था उसी से दूसरा सूत्र निकला हुआ है। यहाँ पर 2a को a प्लस a कर देते हैं, प्लस n-1 और d। तो यहाँ पर यदि पदों की संख्या n और अंतिम पद एक जैसा है तो वहाँ पर उसके स्थान पर a प्लस n-1d है, तो उसके स्थान पर हम रख देंगे l, n/2 a प्लस l, इस प्रकार से। तो ये सूत्र जो पहला वाला था उसी से दूसरा व्युत्पन्न हुआ है। यदि अंतिम पद हमको ज्ञात हो तो पहला सूत्र और ये दूसरा सूत्र हमको याद रखना है, कौन कौन स्थितियों में प्रयोग करना है इसको उदाहरण से हम समझेंगे। ये दूसरा सूत्र भी देख सकते हैं, SN बराबर n बटा 2 A प्लस l। तो ये हो गया सूत्र। अब आते हैं समांतर श्रेणी के योग पर आधारित कुछ प्रश्न और उसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी 5 1 ऋण 3 और इस प्रकार से इसमें 17 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो A बराबर 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं, D बराबर 1 ऋण 5 और तो आ जाता है ऋण 4। द्वितीय पद में से पहले पद को घटा दिया, तो फिर पदों की संख्या यहाँ पर है 17। तो SN 17 पदों का योगफल होगा, तो SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फार्मूला होता है n पदों का योग। तो यहाँ 17 है तो S17 होगा, और यहाँ पर लिख देंगे 17 बटा 2, क्योंकि n का मान 17 है, तो 2 गुणा a का मान है 5 धन 17 ऋण 1, पदों की संख्या 17 है तो 17 ऋण 1, और d का मान यहाँ पर है ऋण 4 रख देते हैं, ऋण 4 है इस प्रकार से। तो S17 या SN लिख दिया है यहाँ पर 17 बटा 2, तो 2 पंचे 10 हो गया, धन ये 16 हो जाएगा, और इंटू ब्रैकेट में लिख सकते हैं -4, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। SN बराबर या S17 इक्वल ये 17 बटा 2 10 धन या 10 ऋण कह सकते हैं 64। तो यहाँ पर अब 10 में से 64 कम करेंगे तो ऋण 54 आएगा, जिसको हम अगले पद में लिखेंगे S17 इक्वल ये 17 बटा 2 और इसमें आ जाएगा ऋण 54। 64 में से 10 कम कर देते हैं तो ऋण 54 प्राप्त हुआ। अब उसको हल करें तो SN बराबर 17 बटा 2 और यहाँ लिख देते हैं ऋण 54 को फिर से लिख देता हूँ मैं, ऋण 54, तो 27 बार में कटता है ये इस प्रकार से। अब इसमें आ जाता है ऋण 17 और ऋण 27, इसका हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो 17 गुणा ऋण 27 यहाँ पर बचा हुआ है, गुणनफल हो जाएगा SN इक्वल टू, मैंने गुणा कर लिया पहले से, तो हो जाता है ऋण 459। इस प्रकार से SN का मान आया, मैंने 17 पदों के ऊपर ऋण 459 आता है। अब आते हैं प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए।
तो इस प्रश्न में जैसा कहा है उसके अनुसार हमको कार्य करना है। तो प्रथम 14 पदों के योग, मतलब यहाँ पदों की संख्या यहाँ पर 14 दी गई है और प्रथम पद 10 है। तो हल लिखते हैं। यहाँ a बराबर है 10 और इसमें पदों की संख्या जो है वह प्रथम 14 पद तक का ही माने पदों की संख्या यहाँ पर हम मान लेंगे S14, इसका योग दिया गया है 1050। तो 14 पदों तक का योग, उसका सूत्र किस प्रकार से होगा हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के इन पदों का योग, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है और उसका पद कितने हैं उसमें 14 पद हैं, तो n बराबर यहाँ पर 14 लिख देता हूँ। तो सूत्र के अनुसार 14/2 n/2 रहता है, वहाँ पर 2 गुणा a का मान है 10 धन 14 ऋण 1, d यहाँ पर अज्ञात है और इस इक्वल 1050। यहाँ से d निकलेगा, a और d निकलने पर हम 20वां पद निकाल सकते हैं। ये सब हमने मान रख दिए हैं। तो 14/2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 7 और 10 दूनी 20, यहाँ हो जाएगा 13d और इक्वल टू 1050। इस प्रकार से रख दिए। अब इसके बाद में इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ पर 7 को यहाँ से हटा करके दूसरी तरफ लिखता हूँ मैं 20 धन 13d, तो 7 गुणनफल के रूप में था, भाग के रूप में आ जाएगा दूसरी तरफ 1050/7। इसको कटा देते हैं तो हमको मिलता है 7 एकम 7 और 3 बचा 7 पंचे 35 और 7 शून्य 150 बार में। तो 20 धन 13d बराबर 150। ये तो d बराबर सीधा लिख रहा हूँ मैं, 20 को पक्षांतर कर रहा हूँ और 13 को सीधे बटा में, तो 150 ऋण 20 बटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 13। इसको आप हल करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर सरल करने पर ये हो जाता है 150 में से 20 घटाएंगे तो 130 हो जाएगा। 150 ऋण 20 बराबर 130/13 और 13 दहम 130, 10 आ गया। तो d का मान 10 और a का मान 10, ये दोनों हमको याद रखना है और फिर 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 20वां पद ज्ञात कीजिए लिखा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। T20 ये पद है, यहाँ पर 20 पदों के योग नहीं बल्कि 20वां पद निकालना है। तो T20 इक्वल हम जानते हैं a + 19d होना चाहिए। तो a + 20 - 1 या 19 भी लिख सकते हैं, 20 - 1d, तो इक्वल टू कर देते हैं a + 19d। तो a का मान है 10 और d का मान भी 10 है, तो 10 धन 19 गुणा 10, तो 10 धन 190 हो जाएगा और 190 और 10 को जोड़ते हैं तो 200। तो ये हमारा 20वां पद का मान है। इस प्रकार से 20वां पद ज्ञात करते हैं। 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तब देखिए 100 और 200 के बीच कौन कौन सी विषम संख्याएं होती हैं, तो जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7 ऐसे आएंगे वो सब विषम संख्याओं में आएगा। तो 101, 103, 105 से लेकर 199 तक जो है विषम संख्याएँ होंगी और उनको जोड़ना है कितना आ रहा है। तो इसको जोड़ने का तरीका है कि 101 है, 3, 5 ये सब समांतर श्रेणी में दिख रहा है और प्रत्येक में 2-2 का सर्वांतर है, देख सकते हैं। समांतर श्रेणी है जिसमें, और प्रथम पद यहाँ पर है 101 दिख रहा है, तो सर्वांतर यहाँ निकालना है तो दूसरा में से पहले पद को घटा दें तो सर्वांतर निकल जाएगा और अंतिम पद यहाँ पर 199 है। तो ये प्रथम पद, सर्वांतर और अंतिम पद मिल गया। पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है उसको पहले ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए चूँकि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 199 है, तो इसलिए श्रेणी में हम मान के चलते हैं, देख सकते हैं, मान लो श्रेणी में पदों की संख्या n है, तब nवां पद जो है अंतिम पद ही nवां पद है। जैसे 199 हो गया यहाँ पर, तो Tn इक्वल टू 199, 199। तो सूत्र होता है nवां पद का a + n - 1d इक्वल टू 199। यहाँ n का मान हमको पता चल जाएगा, मान रखते हैं a का मान है 101 धन nवां पद पता नहीं है तो n - 1 और d का मान हमको पता है कि 2-2 का अंतराल है विषम संख्याओं में और 199। सरल करेंगे, इसको पक्षांतरित कर देते हैं 101 को, तो और इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा भी। n ऋण 1 गुणा 2 बराबर 199 ऋण 101। अब n ऋण यहाँ लिखते हैं, ये गुणा कर देते हैं तो 2n - 2 हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 98 घटा के देख सकते हैं। अब इसको सरल करेंगे
तो 2 को पक्षांतरित कर देते हैं तो 98 धन 2 हो जाएगा इस प्रकार से। और फिर 2n इक्वल 98 और 2 जोड़ते हैं तो 100। तो n बराबर सॉरी इधर 2 पहले लिख दिया हूँ, ये इसको हटा देते हैं। तो 100/2 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100 को 2 से भाग देंगे तो आता है 50। मतलब ये 50 पद होंगे 101 से लेकर के 199 तक 50 पद हैं, उनका योग अब निकालना है हमको। तो हमने देखा था प्रथम पद है 101, n का मान 50 आ गया और d का मान तो 2 है ही। तो SN सूत्र है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर ये अंतिम पद हमको मालूम है तो डायरेक्ट रख सकते हैं। तो SN इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो S 50 50 पदों का योग, तो 50/2 प्रथम पद है 101 और अंतिम पद है 199। यहाँ पर तो सरल करने पर 50 का 2 से भाग देंगे तो 25 और ये हो जाता है, दोनों जोड़ते हैं तो 300। ये इस प्रकार से 101 और 199 तो 300 हो गया। 25 और 300 का गुणा हम करते हैं तो हो जाता है 7000।